इमेजिन तुम्हारी फैमिली के लगभग 40 लोग तुम्हारे घर में प्रेजेंट हैं और ये सब लोग मिलकर तुम्हें 4 दिनों तक टॉर्चर करते हैं इस विश्वास में, इस भरोसे में कि तुम पॉजेस्ड हो या तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ये सब कुछ होने का एक रीज़न है, कर्स। ये स्टोरी है जेनेट मोजेस की। 4 दिनों तक जेनेट की फैमिली उसे हील करने के लिए, उसे इस कर्स से छुटकारा दिलाने के लिए एक पोजेशन लिफ्टिंग सेरेमनी या रिचुअल फॉलो करती है, बट उसे हील करने की जगह दे एंड अप किलिंग हर। The 5 family members convicted of the manslaughter of a young woman who died in a makatu or Māori curse lifting ceremony. Trial of the family members accused of killing a young mum during an exorcism ceremony. Killing Janet Moses in an exorcism. सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन 4 दिनों में ऐसा क्या होता है एंड क्यों और कैसे उसकी फैमिली इस हद तक चली जाती है। जिस सेरेमनी से उसको वो हील करना चाह रहे थे उसी से वो उसकी जान ले लेते हैं। एंड वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? नो वन रियलाइज दिस until it all ended. This is the true story of the possession of Janet Moses. तुमने पोजेशन के बारे में काफ़ी सुना होगा, कई सारी मूवीज़ और वीडियोस लोगों ने बनाए हुए हैं इसके ऊपर। एंड ये जो केस है वो न्यूजीलैंड का काफ़ी फेमस पोजेशन केस था। एंड आई वाज सरप्राइज कि न्यूजीलैंड के बाहर काफ़ी कम लोग जानते हैं इसके बारे में। सो इन 4 दिनों में जेनेट के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ, इसको समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, और इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इस स्टोरी की शुरुआत होती है वाइनुआमाटा से, जो कि न्यूजीलैंड में है। ये जो एरिया है न्यूजीलैंड का वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसीलिए काफ़ी कट ऑफ सा है बाकी शहर से। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और पुरानी वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। जेनेट भी यहीं पर पली बड़ी थी, सो उसकी फैमिली भी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ में बिलीव करती थी। काफ़ी बड़ी फैमिली होने के बाद भी वो लोग रेगुलरली फैमिली गैदरिंग्स करते थे, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। यानी वो लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि उनको फैमिली के बाहर कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो लोग आपस में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। और जैसे कि ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में होता है, फैमिली के जो बड़े हैं उनकी बात को हर कोई माना करता था और कोई भी प्रॉब्लम होने पे फैमिली के हेड बाकी सभी को गाइड करते थे। क्योंकि जेनेट एक ऐसी फैमिली में बड़ी हुई थी, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी शुरू से ही, और वो काफ़ी खुश रहने वाली लड़कियों में से थी। जेनेट की लव लाइफ भी काफ़ी सिंपल थी। उसका एक पार्टनर था शेन, जिसके साथ में से 2 बच्चे भी थे। बट फैमिली के हिसाब से उसका जो रिलेशन था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था। शेन उसको वर्बली और मेंटली अब्यूज़ किया करता था और उसको चीट करने के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर उससे वो अलग हो गया था। और यहीं से इस पूरी स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। ये सब उसके दिमाग के लिए एक ट्रिगर की तरह था और यहीं से उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इसी टाइम फ्रेम के अराउंड जेनेट की ग्रैंड मदर की भी डेथ हो जाती है, जो कि उनकी फैमिली की हेड थी, जिससे जेनेट काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थी। एंड ये उसके लिए एक दूसरा झटका था, एक सेकेंड ट्रिगर उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। इन दोनों ही इंसिडेंट के बाद से जेनेट के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उनके फैमिली में गैदरिंग्स और फंक्शंस बहुत कॉमन थे। सैटरडे नाइट को ऐसी एक फैमिली गैदरिंग में सभी फैमिली मेम्बर्स ने पहली बार जेनेट के बिहेवियर में ये वियर्डनेस नोटिस करना शुरू करा। उनके लिए सब कुछ बहुत अजीब था कि हमेशा खुश रहने वाली लड़की सडनली बस घंटों तक एक जगह बैठकर दीवार या ज़मीन को घूरे जा रही है। कोई उससे कितना ही बात करने की कोशिश करता, वो एकदम जोन्ड आउट रहती थी। सभी परिवार वाले इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जेनेट को उसके ग्रैंड मदर के घर में शिफ्ट कर देंगे, ताकि वहाँ सब लोग मिलकर उसका ध्यान रख सकें और सब लोग मिलकर डिसाइड कर सकें कि आगे क्या करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देयर वॉज दिस थर्ड एलिमेंट, एक थर्ड ट्रिगर जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। जेनेट के बीमार होने के कुछ टाइम पहले उसकी जो बहन है वो एक होटल से एक लायन के स्टैचू के पैर में से
एक स्टैचू को चोरी करके ले आती है उसके ग्रैंडमदर के घर पे। उसको ऐसा लगा कि लायन एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है उसके फैमिली का, क्योंकि उसके फैमिली का जो हेड था उसकी ग्रैंडमदर के बाद में, उसके हाथ पर भी एक टैटू था लायन का। तो उसे ऐसा लगा कि इस स्टैचू को ले जाना एक मीनिंगफुल सिंबल होगा, एक खास चीज़ होगी। बट जब जैनेट ने इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने कम्युनिटी के हेड, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लीडर समझ सकते हो तुम, उनको इस सिचुएशन में राय लेने के लिए और उसको हील करने के लिए बुलाया। और उनने फैमिली को बताया कि ये जो स्टैचू है वो कई साल पुराना है, और क्योंकि तुमने इसका पैर अलग कर दिया है चोरी करके, इसका कर्स तुम्हारे फैमिली पे आ गया है। और इस कर्स ने, इस इविल स्पिरिट ने जैनेट को पजेस कर लिया है, और जैनेट तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम इस स्टैचू को वापस नहीं करोगे। ये सब बताने के बाद वो जैनेट पर होली वाटर छिड़कते हैं, उसको ब्लेस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी तक अगर तुम स्टोरी को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें समझ आ गया हो कि जैनेट क्यों और कैसे पजेस्ड हुई थी। जितनी भी स्टोरी मैंने तुम्हें अभी तक बताई है वो बैक स्टोरी थी जो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट के लिए पता होना ज़रूरी थी। इसके आगे जो मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ वो उन 4 दिनों की कर्स लिफ्टिंग सेरेमनी के बारे में है जो कि फैमिली ने फॉलो करी थी, which led to the death of Janet Moses. So this is day 1. डे 1 के दिन सारी जो फैमिली है उसमें जितने भी मेंबर्स थे, लगभग 40 लोग इकट्ठा हो चुके थे जैनेट के लिए, और सब लोग मिलकर उस होटल जाते हैं जहाँ से उसकी बहन ने उस स्टैचू को चोरी किया था, उसे वापस करने के लिए। जैसे ही वो लोग स्टैचू को वापस रखते हैं उनको लगता है कि कर्स हट चुका है, और एज अ प्रूफ उनको जैनेट के बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है। इस पॉइंट पर स्पिरिचुअल लीडर फैमिली को बोलता है कि जितना पार्ट मेरा था वो मैंने कर दिया, अब इसके आगे का जो हीलिंग प्रोसेस है वो फैमिली को खुद करनी होगी। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि जैनेट की इस हालत के लिए मेनली 3 ट्रिगर्स रिस्पॉन्सिबल माने जा रहे थे, एंड जिसमें से सिर्फ अभी एक ही सेटल हुआ था। सो बाकी की जो 2 थे वो फैमिली को खुद हैंडल करना था। अब फैमिली इस बात को कैसे लेती है तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा, बट इस पॉइंट तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि कर्स हट चुका है। पर रात होते होते ये पूरी सिचुएशन ना चेंज होना शुरू हो जाती है। जैनेट बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई आ जाएगा, वो उसे मार देगा या हार्म कर देगा। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो उसे दिखाई देने लगती है, और वो कुछ भी बड़बड़ाने लगती है जिसका कोई मीनिंग फैमिली वाला नहीं निकाल पा रहा था। इस इविल को उसके अंदर से निकालने के लिए फैमिली वाले रात भर उसके चारों तरफ हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं और एक ही चीज़ बार बार चैंट करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। तुम में से कितने लोगों ने अपरिचित मूवी देखी हुई है? इस मूवी में जो लीड था उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। जिनको नहीं पता है, इसमें एक ही इंसान अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंसानों की तरह बिहेव करने लगता है। एंड डे 2 तक जैनेट की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। एक पल तो वो एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगती थी, एकदम वायलेंट हो जाती थी, जैसे उसके अंदर सचमुच कोई डीमन आ गया हो, कोई ईविल आ गया हो। और दूसरी पल वो एकदम नॉर्मल हो जाती थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हर किसी से बात कर लेती थी और बाहर से वॉक करके आ जाती थी। शाम होते होते जैनेट एक और अजीब चीज़ करना स्टार्ट कर देती है। वो बार बार शावर में जाके गर्म पानी ऑन करके उसके नीचे खड़े हो जाती थी, और फैमिली को ये लगता है कि ये उसके अंदर का डीमन है जो कि गर्म पानी चाहता है, क्योंकि शायद ये चीज़ उसको स्ट्रेंथ दे रही है। इसलिए फैमिली वाले जैनेट को पकड़ के शावर को ठंडे पानी पे स्विच करके उसको ज़बरदस्ती वहाँ खड़ा रखते हैं, जिससे कि उसको वॉमिट भी होने लगती है। और फैमिली को ये लगता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से ईविल उसके अंदर से बाहर आ रहा है। और फैमिली की ये जो थ्योरी है कि ठंडे पानी से ईविल भाग रहा है, ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बट अभी तक वहाँ जो हो रहा था ना, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये जो 2 दिन में वहाँ हुआ था वो एक कंट्रोल्ड केओस की तरह था, बट अब जो वहाँ होने वाला था वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। नाउ डे 3 तक जैनेट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुकी थी। उसको फैमिली वाले बार बार कोल्ड शावर्स दे रहे थे, एंड ऑब्वियसली वो ये सब विलिंगली तो करेगी नहीं। तो 3 से 4 लोग उसको पकड़ के शावर के नीचे फोर्स करते थे, उसके फेस को पकड़ के शावर के नीचे फोर्स करते थे, और ये पानी डायरेक्टली उसके आँखों में, उसके मुंह में जाता था, जिससे उसको वॉमिट होती थी। और फैमिली वाले ये सब बार बार करते थे, बार बार। और क्योंकि वॉमिट के थ्रू उसके अंदर से ईविल बाहर आ रहा था फैमिली वालों के हिसाब से, उनने बोला कि अब ये बाथरूम भी कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ भी ईविल है। तो जैनेट के अलावा कोई भी उस बाथरूम को यूज़ नहीं कर रहा था। सो बाकी परिवार वाले डाइपर्स और टॉवेल्स या जो भी हो सकता था, उनको ज़रूरत पड़ने पर ये सब चीज़ें यूज़ करते थे।
तुम लोग जस्ट इमेजिन करो कि क्या सिचुएशन रही होगी एक ऐसे घर में जिसमें 40 से भी ज़्यादा लोग बंद हैं, 3 से 4 दिन से कोई सोया नहीं है ठीक से, किसी ने ठीक से खाया नहीं है। ऐसे में कोई इंसान कैसे अपने सेंसेस में होगा किसी को हील करने के लिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर इस सब के बाद में फाइनली वो शांत हो जाती है एंड सब लोग रिलीव्ड हो जाते हैं, चैन की सांस लेते हैं कि चलो फाइनली इट्स ओवर। बट किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सिर्फ शांति थी केओस के पहले की। कुछ देर बाद ही ऑलमोस्ट जैसे कि जैनेट को एक हेलुसिनेशन अटैक आ रहा हो, वो पूरे घर में पॉइंट करना शुरू कर देती है कि जैसे कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा हो। और घर वाले भी उसका पूरा साथ देते हुए उनके हाथ में जो भी आ जाता है वो उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑल्सो आई एम नॉट श्योर मैंने कहाँ पढ़ा था, बट इस पॉइंट पे कई फैमिली मेम्बर्स जैनेट की आंखों को भी शक करके ईविल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बट चीज़ें यहाँ रुकती नहीं हैं, वो और ज़्यादा एस्केलेट होती जाती हैं। पूरे फैमिली वाले जैनेट के हाथ पैर पकड़ गए, किचन सिंक तक एक चेन बना लेते हैं और कप्स और बाउल्स के थ्रू ठंडा पानी पास कर करके उसके फेस पे डालना शुरू कर देते हैं। और वो लोग ये सब इतनी तेज़ी से कर रहे थे कि पूरे घर का फ्लोर पानी से भर जाता है, पूरे घर का। तो तुम यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि किस हद तक गए होंगे वो सब करने में। और वो लोग इस हद तक घुस चुके थे इस डीमन के साथ डील करने में कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब सुबह हो जाती है और कब जैनेट की डेथ हो जाती है। The 5 convicted of the manslaughter of Janet Moses didn't have to wait long in a packed high courtroom to hear the ruling from the judge that they'd been hoping for. I indicate to the 5 persons to be sentenced here today that I will not be sending anyone to jail. It's nearly 2 years since 22-year-old mother of 2 Janet Moses died at this Wainuiamata house when water was poured into her mouth and eyes for hours as part of a makatu or Māori curse lifting ceremony. The Crown had sought up to 6 years jail for Janet's uncle John Raweri and aunt Glenys Wright, who the judge said were mostly responsible. Instead, they were sentenced to 300 hours of community work, 12 months supervision and 6 months community detention, which means they'll be under strict curfew each night and electronically monitored. The other 3 aunts were sentenced to community work and supervision. I think it would have been an absolute travesty for anyone to have gone to prison for what was really just a crime of love.